Good morning, all. I'm Dr. Prem Prakash Asapa, CSR Net topper, teaching for CSR Net since 2011. And today we are going to discuss about hypersensitivity reactions, allergy. और ये जो एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली नॉर्मल हमारी इम्यून रिएक्शंस ही हैं, लेकिन जब इम्यून रिएक्शंस विग्रस फॉर्म में आना शुरू होती हैं तो ये हमारी ही सेल्स का नुकसान करना शुरू कर देती हैं। और जब इन इम्यून रिएक्शंस के द्वारा सेल्फ टिश्यूज़ का नुकसान होना शुरू होता है या नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है तो फिर इन्हें एलर्जी या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कहा जाता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो हैं ये बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं, इमीडिएट टाइप और डिलेड टाइप। इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो हैं दीज आर मेनली मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, वेयर एज डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर मेनली सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो हैं इनके अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ही जल्दी जनरेट हो जाता है, कुछ समय कुछ मिनट के अंदर या कुछ घंटों में रेस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। जबकि डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत समय बाद, कुछ आफ्टर मैनी आवर्स और आफ्टर सम डेज और इन सम टाइम्स आफ्टर सम मंथ्स रेस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है या एलर्जिक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, जिनमें टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हैं ये इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, वेयर एज टाइप 4 इज एग्जांपल ऑफ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हैं, टाइप 4 जो हैं वो सेल मीडिएटेड हैं मेनली। टाइप फर्स्ट को एलर्जी या एट्रोफी भी कहा जाता है। ये आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस का एग्जांपल है। टाइप फर्स्ट जो है ये आईजीई मीडिएटेड है और हमने बात की थी कि आईजीई के लिए रिसेप्टर जो है बेसोफिल या मास्ट सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एलर्जन जब इन पर एंटीजन एलर्जन और आईजीई एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बेसोफिल या मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन करवाएगा। बेसोफिल या मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन से वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज, प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेज, एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो रिलीज होंगे और वो एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। इनके एग्जाम्पल हैं सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस या लोकलाइज्ड एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो है वो इनके एग्जाम्पल है, सच एज हे फीवर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हाइव्स, एलर्जेंस, एक्जिमा एक्सेट्रा। टाइप सेकंड जो है वो आईजीएम मीडिएटेड है। ये मोस्टली सेल सरफेस जो एंटीजेंस हैं, जो पार्टिकुलेट एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट देखने को मिलता है। और सेल लाइसिस जो है, फॉर एग्जांपल रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इरिथ्रोसाइट्स जो हैं उनका ब्रस्ट होना इसी का एग्जाम्पल है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो कि हमने डिस्कस किया था जब हमने एंटीबॉडी बात की थी, तब हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, आज भी बात करेंगे दोबारा इसके बारे में। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया जो है वो इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। टाइप थर्ड जो है ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है वेरियस टिश्यूज़ में अगर डिपॉजिट हो जाते हैं लार्ज तो वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवाते हैं और कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड कीमोटैक्सिस जो है वो न्यूट्रोफिल या ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं उनका एक्स्ट्रावासेशन करवाती है ब्लड में से और टिश्यूज़ की तरफ कीमोटैक्सिस के द्वारा वो जो सेल्स हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है और ये जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं ये उन टिश्यूज़ में जाकर टिश्यू डैमेज कॉज करना शुरू कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल बेसिकली आर्थरस रिएक्शंस जो हैं, सीरम सिकनेस, नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो बहुत मोस्ट ऑफ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के एग्जाम्पल में देखने को मिलती हैं। टाइप 4 जो है ये बेसिकली सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं और सेंसिटाइज TH1, TH2 या जो अदर सेल्स हैं मोस्टली TH सेल्स और कुछ केसेस में TC सेल्स जो हैं या मैक्रोफेजेस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये कुछ साइटोकाइंस सिक्रीट करती हैं जो कि मैक्रोफेजेस को TC सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं और वो सेलुलर डैमेज को कॉज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइसिस, ट्यूबरकुलिन लेजन या ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है
ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में हमने जब एमएचसी मॉलिक्यूल पढ़े थे तब हमने बात भी की थी कि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है वो एमएचसी से रिलेटेड है और मेनली टी सेल्स से रिलेटेड है ग्राफ्ट रिजेक्शन। कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के वो अपन एक बार देख लेते हैं। ये डायग्राम जो है ये शो कर रहा है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो हैं उनके बेसिक मैकेनिज्म को, जनरल मैकेनिज्म को यहाँ पर शो किया गया है। ये कोई एलर्जन मॉलिक्यूल है और ये एलर्जन मॉलिक्यूल जो है ये बी सेल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है CD4 पॉजिटिव सेल, यानी CD4 पॉजिटिव जो है वो कौन सी होती है, TH सेल्स, और TH2 सेल जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। ये हमने बात की थी जब हमने बी और टी सेल्स रिलेटेड सिग्नलिंग पढ़ी थी, तो कि TH2 जो है वो IL4 मीडिएटेड सिग्नलिंग के द्वारा बी सेल्स में IgE सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स को बनाने वाली क्लास स्विचिंग को प्रमोट करती है। तो यहाँ पर ये IgE सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स जो है वो बनी है और ये IgE एंटीबॉडी जो है ये जो कि एलर्जन के लिए स्पेसिफिक हैं, ये बेसोफिल या मास्ट सेल्स को जाकर सेंसिटाइज कर देते हैं। अब अगर ये एलर्जन मॉलिक्यूल सेकेंड टाइम वापस से अगर अटैक करेगा तो ये जो सेंसिटाइज बेसोफिल या मास्ट सेल्स हैं इस एलर्जन के बाउंड होने पर इन IgE एंटीबॉडी के ये डीग्रेनुलेशन शुरू कर देती हैं और डीग्रेनुलेशन के द्वारा ये वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस को रिलीज करना शुरू कर देती हैं और ये वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस को रिलीज करके बेसिकली मीडिएट करती है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, पेन होना शुरू होगा, वैसो डायलेशन होना शुरू होगा और रेडनेस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और ये वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं ये हमने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम वाले टाइम पर इनके बारे में बात की थी। हिस्टामिन, हेपेरिन, इंटरल्यूकिन, सेरोटोनिन, प्रोटीएजेस जो है वो सिक्रीट किया जाता है इन बेसोफिल या मास्ट सेल्स के द्वारा। ये टेबल शो कर रही है कुछ टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में जो इन्वॉल्व जो मीडिएटर्स हैं जो बेसोफिल मास्ट सेल्स वगैरह के द्वारा जो सिक्रीट किए जाते हैं और उनके इफेक्ट जो हैं उनको इस टेबल में लिखा गया है। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बी पार्ट में तो उसमें अगर ये याद किया हुआ रहा तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन बी पार्ट का यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट ये डायग्राम शो कर रहा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में हमने IgG एंटीबॉडी जब हमने पढ़ी थी तब हमने इसके बारे में बात की थी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है वो क्या होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हमने बात की थी कि जब कोई मदर RH नेगेटिव हो और फीटस जो है वो RH पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ब्लड सेल जो हैं फीटस की वो कांटेक्ट में आ जाएंगी मदर टिश्यूज़ के, जिससे कि उनमें इम्यून रेस्पॉन्स होना शुरू हो जाएगा। ये RBC है जो कि RH एंटीजन जिन पर प्रेजेंट है। तो मदर में इम्यून रेस्पॉन्स शुरू होगा, anti-RH IgM बनने शुरू होंगे और मेमोरी सेल्स जो हैं वो बनना शुरू होंगी। और अब अगर इसमें सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो उस दौरान anti-RH एंटीबॉडीज जो हैं वो फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि IgG जो है वो क्रॉस प्लेसेंटा एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट होती है, ये हमने पढ़ा था। तो IgG जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस के अंदर जाएगा और फीटस की जो RBC है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा। इसीलिए इस डिजीज़ का नाम था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी कि फीटस की इरिथ्रोसाइट जो है उनका डिस्ट्रॉय होना। और हमने ये एंटीबॉडी का भी नाम पढ़ा था रोगम। ये जो रोगम है अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद विद इन 24 to 72 आवर्स अगर ये रोगम जो है ये पैसिव इम्यूनाइज कर दिया जाए मदर को तो उस कंडीशन में बी सेल एक्टिवेशन या मेमोरी सेल फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाएगा और सेकंड डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। और ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है ये टाइप सेकंड वाली हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम जो शो किया गया है ये वाला डायग्राम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स जो है उसको
शो कर रहा है। यहाँ पर दो फेज शो करी गई है, सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज। तो जो सेंसिटाइजेशन फेज है, उस सेंसिटाइजेशन फेज में कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा टी एच सेल जो है, उस टी एच सेल को एक्टिवेट किया जा रहा है, एंटीजन रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है। और ये टी एच सेल जो है, ये एंटीजन रिप्रेजेंटेशन के बाद एक्टिवेशन हुआ इसका, और ये TH1 या TH17 या TH2 सेल्स में डिफ्रेंशिएट होगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लास्ट क्लासेस में। बी और TH सेल्स जो है उनकी रेस्पॉन्सेज से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी। तो ये जो TH सेल्स है, ये मोस्टली CD4 पॉजिटिव जो TH सेल्स है, TH1, TH17, TH2 जो है वो एक्टिवेट होती हैं, और ये DTH जो रेस्पॉन्स है उसको मीडिएट करती है। मोस्टली CD4 पॉजिटिव TH सेल्स जो हैं वो DTH रेस्पॉन्स या डिले टाइप रेस्पॉन्स जो है उसको मीडिएट करती हैं। तो ये तो बेसिकली सेंसिटाइजेशन फेज थी। अब जब यही दूसरी बार यही सेम एंटीजन या एलर्जन जब अगर आएगा, तो उस कंडीशन में जो सेंसिटाइज TH सेल थी, ये सेंसिटाइज TH सेल्स IFN गामा सिक्रीट करना शुरू करती है, और ये मैक्रोफेजेस या जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनका एक्टिवेशन करवाना शुरू करती हैं, TC सेल्स का एक्टिवेशन करवाना शुरू करती हैं, IFN गामा, IL-3, GM-CSF या डिफरेंट टाइप ऑफ जो साइटोकाइंस कीमोकाइंस हैं उनको सिक्रीट करके और मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन करवाना शुरू करती हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं वो ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव किलिंग करना शुरू कर देती हैं सेल्फ सेल्स का ही, और यहाँ पर जो है हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है उसके कुछ कंसिक्वेंसेस जो हैं उनको शो किया गया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन है, वो अनरिजॉल्व्ड इन्फेक्शन है, या इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स हैं वो लंबे समय तक इन्फेक्शन दे रहे हैं, और वो क्रॉनिक का मतलब हुआ डिलेड रेस्पॉन्स एक तरह से। तो एक डिलेड रेस्पॉन्स जनरेट होगा जो कि IL-6, TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-1/8 के द्वारा मीडिएट किया जाएगा। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो इसको कॉज कर सकते हैं, या फिर कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, टिश्यू डैमेज, हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेट्रा जो है वो भी इसके कारण हो सकते हैं। और ये जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स हैं इन्फ्लामेशन के, वो बेसिकली टिश्यू डैमेज, सेल डेथ, ब्लड वेसल्स ग्रोथ जो है उसको अफेक्ट करेंगे, सेल प्रोलिफरेशन को अफेक्ट करेंगे, मेटाबॉलिक चेंजेस करेंगे, जिससे कि इंसुलिन सिग्नलिंग पर इफेक्ट हो सकता है, और हो सकता है कि ओबेसिटी एक्टिवेटेड डायबिटीज़ के सिम्टम आना शुरू हो जाए, या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो जाए, जिससे कि डायबिटिक सिम्टम भी आना शुरू हो सकते हैं यहाँ पर। और ये डायबिटिक सिम्टम कैसे आएंगे उसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में एक पाथवे जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं जनरल। तो सिग्नलिंग इस पाथवे में शो किया गया सिग्नलिंग इवेंट दैट लिंक ओबेसिटी टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टाइम तक फैट रिच अगर डाइट अपन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जेनस काइनेज और अदर काइनेजेस को एक्टिवेट करवाएगी। आरटी के रिलेटेड सिग्नलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। IL-6 जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, या फिर TNF अल्फा जो है ये भी मीडिएटर है, तो इसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये बेसिकली जेनस काइनेज या अदर काइनेजेस के द्वारा इंसुलिन रिसेप्टर जो है, उन इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो है जो कि हमने सिग्नलिंग पाथवे में पढ़े थे, उसका फॉस्फोराइलेशन करवाकर और उसका एक्टिवेशन इनहिबिशन करवा दिया जाता है सीरीन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेशन करवा के। तो ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, और इंसुलिन जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड होता है और सिग्नलिंग जो है वो शुरू करता है। लेकिन अगर इस IRS को इनहिबिट करवा दिया जाए तो डाउनस्ट्रीम जो सिग्नलिंग पाथवे है वो सिग्नलिंग पाथवे नहीं हो पाएगा, और उस सिग्नलिंग पाथवे के रुकने के कारण इंसुलिन होते हुए भी इंसुलिन पाथवे नहीं चलने से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो पाएगा, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है लॉन्ग टाइम तक फैट रिच डाइट जो है उसको लेने पर भी। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण
डायबिटीज़ लाइक सिम्टम जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इंसुलिन की कमी में जो सिम्टम आते हैं वही सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड मैटर इस पर आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।